तो बाहर से जो लोग आए उनकी जात इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों को कोई काम नहीं है यहां। तो बाहर से आए हुए लोग सारे कौन मिलेंगे आपको? याचक। और याचना करने वाले को जो कोई कुछ देता है उस देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता, देवता, देव, देव, जो इस प्रकार से देता है। यानी कोई महिला है तो उसको बोलते हैं देवी, जो उनको कुछ दे रही है। तो बताओ भाई, देवी देवता कौन है? मतलब कोई तर्क में काट सकता है आपको? तो 33 करोड़ संख्या थी हमारी, कितने हैं हम? अभी तो 120 करोड़ देवी देता है उस समय 33 करोड़ थे। तो देवी देवता हम, दाता हम, और याचक को ग्राहता कौन? जो बात है। हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को कि तुम्हारी कास्ट बता। राजस्थान के एक मेरे मित्र हैं, आईएएस हैं। अभी 2-3 दिन पहले बातचीत हो रही थी। बहुत मेहनती, बड़ा अच्छा काम करने वाले, उन्होंने अभी एक इवेंट में बहुत बढ़िया काम किया। तो हम बातचीत कर रहे थे तो कहने लगे कि वहां मुझसे एक आदमी ने कास्ट पूछी। कह रहे बताओ आईएएस की भी कास्ट पूछते हैं? तो मैंने कहा जी आईएएस की तो बात बहुत दूर की है, यहां तो कैबिनेट मिनिस्ट्री भी कास्ट देख के बनते हैं। कास्टों का जो फिनोमिना है वो तो भारत में राज करता है। आपने कास्ट बताई तो थोड़े से मायूस से हुए, बोले हाँ। तो क्या बताया? तो बोले कास्ट का नाम बताया। तो मैंने समण क्यों नहीं बताया? कहने लगे समण क्या होता है? आप समझ रहे हो समण क्या होता है? तो मैंने कहा आपने समण सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ा? आप जनरल स्टडीज में पढ़ के आए होगे। कह रहे नहीं पढ़ा। तो आपकी सभ्यता का नाम क्या है? मैंने उनसे पूछा, वो चुप हो गए। अब मैं वो बता रहा हूं आपको कि भारत में क्या क्या चीजें खत्म की हैं, क्या क्या चीजें छुपाई हैं। वो पूरे जनरल स्टडीज में अध्ययन करके, यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर करके, पढ़ के आईएएस बने। थोड़े से आईएएस बनते हैं, टॉपर होते हैं, पर अपनी भी कोई सभ्यता है और उसका भी कोई नाम है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी में। ये सिलेबस में नहीं है, ये किसी किताब में भी नहीं है। अगर किसी किताब में मिलता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में मिलता है, महावीर जैन की किताब में मिलता है, बुद्ध की किताब में मिलता है, और अरब में जो समणीय धम्म के बारे में लिखा है उसके बारे में मिलता है, या जो विदेशी लेखक है मेगास्थनीज उसकी किताब में मिलता है, या कहीं बहुत ध्यान से देखोगे तो कहीं मिलेगा लिखा हुआ। और वो भी क्या मिलेगा? श्रवण सभ्यता। तो मैंने कहा श्रवण सभ्यता के बारे में जानते हो? तो कहने हाँ श्रवण सब तो मैंने सुना है, बुद्ध की कहते हैं श्रवण सभ्यता है, महावीर की कहते हैं श्रवण सभ्यता है। तो मैंने कहा उसका जो ओरिजिनल नाम है ना वो समण है, वो जो ओरिजिनल शब्द है वो है समण सभ्यता। और ये तो किसी ने बताया नहीं, तो कैसे बताएगा कोई? अगर इतने सारे लोगों को, देश के लोगों को कोई ये बता दे कि उनकी सभ्यता भी है और उसका कोई नाम भी है, तो उनको तो पहचान मिल जाएगी। और जिसको सभ्यता का नाम मिल जाए और सभ्यता की पहचान मिल जाए, उसका तो राइट बन जाता है कि वो देश का मालिक है। क्योंकि जो सभ्यताएं होती हैं वो कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको कोई बना नहीं सकता, उसको कोई लिख नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सभ्यताएं जो बनती हैं, जो पुराना शब्द है वो है सभ्यता। सभ्यता मतलब सारा कुछ, सब जो खाना पीना, नहाना धोना, जीना मरना, शादी ब्याह, जितने भी संखार हैं, जन्म के, मृत्यु के, शादी के, बंधन के, और व्यापार के, काम के, नाचने के, गाने के, कपड़े पहनने के, खाना बनाने के, घर बनाने के, घर साफ करने के, व्यापार के, रोजगार के, बीमारी के, हारी के, उत्सव के, त्योहारों के, ये सब मनुष्य जो पूरे जीवन में पैदा होने से लेकर और मरने की बात तक करता है, उस सारे क्रियाकलाप को अगर वो हजारों सालों से चल रहे हों तब जाके उसको सभ्यता बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आया और आके उसने यहां व्यापार किया और व्यापार करने के बाद में उसने राज शुरू किया और राज करके वो यहां लगा तो उसकी सभ्यता सवर्ण सभ्यता हो जाएगी। उसकी सभ्यता रहेगी इंग्लिश सभ्यता। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से कुछ समझ जाए इंग्लैंड में और इंग्लैंड में जाके व्यापार करें और फिर इंग्लैंड की महारानी को
गुलाम बना लें, फिर वहां पे अंग्रेजों के ऊपर राज करें, और अंग्रेजों के ऊपर राज करने के बाद में अंग्रेज उनको कहें कि अब हमारी सभ्यता समर सभ्यता होगी। नहीं होगी। वो जो गुलाम अंग्रेज भी होंगे उनकी सभ्यता इंग्लिश सभ्यता होगी, और जो यहाँ के लोग गए हैं उनकी सभ्यता नहीं होगी, वो वहां की कॉलोनी होगी, ग्रुप होगा, वर्ग होगा। वैसे यहाँ जो मुगल आए और जो यहाँ अंग्रेज आए वो यहाँ कॉलोनी कहलाए, वो यहाँ ग्रुप कहलाए, पर वो यहाँ की सभ्यता नहीं है। और सभ्यता किसी देश के अंदर एक होती है, दो नहीं होती। कोई कहे कि एक देश के अंदर दो सभ्यताएं, दो नहीं होती, क्योंकि लोग जो जहां रहने वाले हजारों साल से, उनके रहने के क्रियाकलाप जितने भी हैं वो हजारों सालों से एक ही प्रकार के लोगों के होते हैं। दो प्रकार के लोगों की सभ्यता नहीं होती। इसलिए एक क्षेत्र में, एक देश में एक सभ्यता होती है, और जो सभ्यता होती है उसके नाम से या लोगों के नाम से सभ्यता का नाम पड़ता है। अगर हम कहें कि ये अरबी है तो अरबी सभ्यता का आदमी है। अगर हम ये कहें कि ये इंग्लिश है, अंग्रेज है, तो अंग्रेज सभ्यता का आदमी है। तो सभ्यताएं जो होती हैं वो लोगों से बनती हैं। बड़े कमाल की बात है कि यहां मुर्दों की सभ्यताएं हैं। अगर आप यहां सिंधु घाटी की जो रिवर है उसके आसपास जाओगे तो कहीं जगह खोदी तो दो चार मुर्दे मिल गए, कहीं जगह खोदी तो दो चार हड्डी मिल गई। तो उसको कहते हैं हडप्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, धोलावीरा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। वो मुर्दों की सभ्यता है, उसका नाम है। और जिंदे लोगों की सभ्यता, 120-130 करोड़ की सभ्यता, इसका तो नाम भी गायब है। मतलब हम जो लोग हैं, हम जो यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं, हमारी सभ्यता का नाम गायब है, और कोई हमारी सभ्यता के बारे में शब्द नहीं जानता। इवन आईएएस अफसर भी नहीं जानता, जिसको हम ये कहते हैं कि ये बहुत पढ़ के आया लिख के आया, एक्चुअली बहुत पढ़ लिख के आता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ऊंचा पास करके आता है। तो उसको नहीं पता, उसको कोई किताब में नहीं मिला। तो साधारण आदमी, हमारे जैसे लोग हैं, उनकी तो समस्या बहुत दूर है। तो सभ्यता का जो शब्द है वो गायब है। किसी से पूछो तो जब बात आगे बढ़ी तो बोले ये अगर सभ्यता हमारी ये समर सभ्यता है तो फिर हम कौन हैं? तो हमने कहा हम समर हैं। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने कास्ट का नाम बताया। तो मैंने कहा जी कास्ट का नाम जो आप बता के आए वो तो नेम ऑफ वर्क है, वो तो काम का नाम है। ये जो कास्ट शब्द है, ये जो आया हुआ है, ये अंग्रेजों ने लैटिन भाषा से लिया है। भारत में पहले कास्ट नहीं चलता था, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आए तो अंग्रेजी नहीं आई। जब अंग्रेज नहीं आए, अंग्रेजी नहीं आई, तो कास्ट शब्द नहीं आया। तो कास्ट शब्द कास्टे से बना हुआ है, और इसका मतलब है लैटिन में एक प्रकार के लोग। जब यहां अंग्रेज आए तो उनको यह समझ में नहीं आया कि ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, इनको क्या नाम दें। तो उन्होंने इस शब्द को लिखा कास्ट। उन्होंने बताया कि जाति का मतलब कास्ट है तुम्हारे हिसाब से, पर जाति का मतलब कास्ट नहीं है। कास्ट का मतलब है एक प्रकार के लोग। और जात और जाति का क्या मतलब है? जात और जाति का मतलब है कितने प्रकार का कोई चीज है, या वो उत्पन्न क्या करता है। दो अर्थों में चलता है, जात या जाति। जैसे एक उदाहरण बताता हूं आपको। पूछते हैं बुद्ध के समय, क्योंकि जात और जाति शब्द पुराना है बुद्ध के समय का, तो बुद्ध ये बताते हैं अपने लेक्चर में। लेक्चर हुआ करते थे, लिखित में तो बाद में आया। वो कहते हैं 4 प्रकार के दुख हैं, जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा और मरण दुखा। यानी एक है मरने का दुख, एक है बीमार होने का दुख, एक है बूढ़े होने का दुख, और एक है जात का दुख। अब बताओ हरिराम सर, ये जात का क्या मतलब हुआ? एक मरना है, एक उसमें बूढ़ा है, एक उसमें बीमार है, तो तीसरा क्या है? चमार, भंगी, पासी, मेघवाल, बलई, लोधा, माली, तेली, तमोली, माला, मादिगा, चंडाल। ये तो शब्द ही नहीं थे उस समय, कोई शब्द नहीं था उस समय। क्या कहते हैं? मनुष्य का मरना दुख है, मनुष्य का बूढ़ा होना दुख है, और मनुष्य का बीमार होने का दुख है, और मनुष्य का पैदा होना दुख है। पैदा होता है तब काय काय करता हुआ आता है दुनिया में, रोता हुआ आता है, भूखा आता है, चिल्लाता है। फिर जब बड़ा होता है, बीमार होता है, तब दुख होता है। जब वो बूढ़ा होता है तब दुख होता है, और जब मरने का सोचता है तो कह रहा है हाय मैं मरने वाला हूं, मर रहा हूं, तो दुख होता है। तो इसमें चमार, लोधा, मेघवाल, मंगी, तेली, बलई, बोली, ये कहां से आया? जात का मतलब तो उत्पन्न होना है, पैदा होना है। तो कहते हैं कि एक जात का मतलब है कितने प्रकार का। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो धान है कितने प्रकार की है, इसकी जात क्या है। या कई बार हम कहते हैं ये गाय कौन सी जात की है, इसकी जाति क्या है, या नस्ल क्या है, कितने प्रकार का है। तो जात का मतलब है उत्पन्न, पैदा होना।
तो हमारे जो भारत में जितने भी लोग थे वो कुछ ना कुछ पैदा करते थे। कोई रथ पैदा करता था, रथ बनाता था। कोई किसान यानी कि कोई गेहूं पैदा करता था। कोई चमड़ा पैदा करता था। कोई शहद लेके आता था, शहद पैदा करता था। कोई जानवरों को पालता था तो दूध पैदा करता था। कोई राजा के यहाँ नौकरी करता था तो राजकर्मी होता था तो काम पैदा करता था। कोई लकड़हारा होता था तो लकड़ी पैदा करता था। कोई मकान बनाता था तो मकान पैदा करता था। कोई कपड़ा बुनता था तो कपड़ा पैदा करता था। ये काम सारे होते थे। और कोई अगर किसी को उपदेश देता था तो ज्ञान पैदा करता था। ये सो गए क्या? क्या देख रहे हो? किताब उसको बाद में देखना, किताब बाद में पढ़ना। जो जानकारी मैं बता रहा हूं वो आपकी सारी अब तक की जितनी समस्या धो देगी आपको। ये जानकारी ऐसी कमाल की जानकारी है जो किताबों में लिखी हुई है पर आई नहीं, और जब आई है तो ये पूरे जीवन की आपका जाति का जहर धो देगी। और भी बहुत सारी जानकारी, इसको ले लो आज, इसको बाद में पढ़ना। तो ये जो काम हम करते हैं उस काम का नाम है जाति। आप किसी भी काम को उठा लो। आप अगर ये कहो कि भाई ये कुम्हार कौन होते हैं, तो जो कुंभ बनाते हैं, जो मटके बनाते हैं उनको कहें कुंभकार, तो उनको बोलते हैं कुम्हार। जो कपड़े धोता है तो उसको कहते हैं धोबी। अब कपड़े धोने वाले को हम कुम्हार नहीं कहते। पुराने समय में काम के नाम होते थे पर फिक्स नहीं होते थे। फिक्स का मतलब ऐसा कि जैसे मान लो आज हमारे यहां सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर फिर भी उनको एक कास्ट का नाम सर्टिफिकेट में दिया जाता है, और वो कास्ट का जो नाम है वो काम का नाम बताया जाता है, पर वो काम तो करते नहीं। वो काम तो खत्म हो गया पर नाम नहीं बदला। पुराने समय में जो काम का नाम होता था उसी के नाम से उसकी पहचान, काम की पहचान होती थी। पर उस समय जाति नहीं बोला करते थे, काम का नाम बस, कि ये क्या काम करता है। काम बदला तो काम का नाम बदल गया। इसलिए पुराने समय में कोई जाति का नाम फिक्स नहीं मिलता। एक व्यक्ति के अगर 4 बच्चे हैं और चारों अलग अलग काम करते हैं तो 4 प्रकार के काम से उनकी 4 पहचान है। कोई लकड़ी काटता है तो लकड़हारा हो गया, कोई बर्तन बनाता है तो कुम्हार हो गया, कोई कपड़ा बुनता है तो बुनकर हो गया, कोई अगर राजा का कर्मी है तो राजकर्मी हो गया, कोई अगर राजा काम करता है तो राजा हो गया, कोई उपदेशा काम करता है तो वो उपदेशक हो गया, टीचर हो गया, बुद्ध हो गया, आचार्य हो गया, आचार्य हो गया। कोई अगर मेडिसिन का काम करता है तो उसको वहां वैद्य बोलने लगे हम, वैद्य जी हो गया। काम बदला तो नाम बदल गया, पर फिक्स नहीं होता था। ये जो फिक्स होने की घटना है ये अभी की है, 200, 300, 400 साल पुरानी है, कि आप चाहे कोई काम करो ना करो पर आपका नाम उस काम से जोड़ा जाता है। तो ये तो होगी एक बात। तो जो लोग जात की आज के समय जात रखते हैं, जातियां रखते हैं, इसका मतलब उनके पूर्वज वो काम कर सकते होंगे भी और नहीं भी, हमें पता नहीं कि वो काम करते थे उस समय के वो वाले या नहीं। पर उससे भी मजेदार बात यह है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी जाति नहीं है। जब मैंने उस IAS को ये कहा कि भाई भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी जाति नहीं है, तो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, जाति तो सबकी है। मैंने कहा आप मुझे बताओ कि क्या भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी जाति नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ किसी वर्ण की जाति बता दो मुझे, एक वर्ण की मुझे जाति बता दो, किसी ब्राह्मण की जाति बता दो, जो उसकी जाति का नाम बता दो मुझे। तो सोचना पड़ गया, क्योंकि समन संघ तो ये कहता है कि अगर आप ब्राह्मण की जाति बता दो तो आपको 1 लाख रुपए नाम। या जितने लोग बैठे बता दो किसी ब्राह्मण की जाति। कभी सोचा आपने कि ब्राह्मण की जाति नहीं होती? कभी सोचा? जाति उन्हीं की है जिनकी समृद्ध सभ्यता है, जो यहां के लोग हैं। जो बाहर के लोग हैं उनकी जाति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि काम करेगा तो काम का नाम होगा ना। काम करेगा तो काम के नाम से पहचान होगी। जब काम ही नहीं किया तो काम का नाम कैसे पड़ जाएगा? मैं यहां से यमन चला जाऊं और यमन में मेरा घर नहीं, बाहर नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, अब मुझे भाषा भी नहीं आती वहां की, कुछ आता भी नहीं, तो खाऊंगा कैसे? रोटी कैसे खाऊंगा? 2 तरीके हैं, या तो किसी यमन का गला घोटूं और उसका माल खींच लूं, और या फिर हाथ जोड़ूं। हाथ जोड़ने वाले क्या कहते हैं यहां? भीख मांगना। पर अगर सम्मानजनक भाषा हो तो क्या कहते हैं? याचना करना। तो कितना अच्छा शब्द लगता है, याचना। और सीधे सीधे शब्दों में क्या है? भीख मांग रहा है। हमारा आदमी हाथ जोड़े तो कह रहा भीख मांग रहा है, बाहर से हाथ जोड़े तो याचना कर रहा है, याचक है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे याचक खड़ा है ना। वो फक से कहते हैं कि हम कौन है? याचक।
मांगने वाले, और अपना सब कुछ दे दो आप, तो उसकी क्या गलती? क्यों जी? चोलटा साहब, अगर कोई याचना करे और आपसे आपकी जमीन, आपका घर, आपकी बुद्धि, आपका गुरु, आपका ज्ञान सब मांग ले, तो देने वाले की गलती है, लेने वाले की क्या गलती है? दुनिया बैठी हो लेने की है। तो बाहर से जो लोग आए, उनकी जात इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों को कोई काम नहीं है यहां। तो बाहर से आए हुए लोग सारे कौन मिलेंगे आपको? याचक। और याचना करने वाले को जो कोई कुछ देता है, उस देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता, देवता, देव, देव, जो इस प्रकार से देता है। अगर कोई महिला है तो उसको बोलते हैं देवी, जो उनको कुछ दे रही है। तो बताओ भाई, देवी देवता कौन है? मतलब कोई तर्क में काट सकता है आपको? तो 33 करोड़ संख्या आती है हमारी। कितने हैं हम? अभी तो 120 करोड़ देवी देवता है उस समय 33 करोड़ थे। तो देवी देवता हम, दाता हम, और याचक ग्राहता कौन? जो बाहर से आए। हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को कि तुम्हारी कास्ट बता दो क्या है। ना तो तुम किसान हो, ना तुम कुम्हार हो, ना तुम तेली हो, ना तुम कमली हो, ना तुम बुनकर हो, ना तुम राजा हो, ना तुम लड़ाके हो, ना तुम सैनिक हो, तुम सिर्फ याचक हो और कुछ नहीं। तो जाति का मतलब है काम का नाम। पर जाति शर्मनाक चीज कैसे बन गई? यानी काम शर्मनाक चीज कैसे बना? और मांगने वाले ऊपर कैसे चले गए? आज मांगने वाले फख्र से कहते हैं कि हम मांगने वाले हैं, और उन्होंने अपना नाम रखा। हमने जो उनको नाम दिया, उन्होंने उसको बदल दिया। हमने नाम दिया। आप जिसको ब्राह्मण कहते हो, पाली में उसको वमन कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं। वो नाम किसने दिया? बताओ किसने दिया वो नाम? हमने दिया। ये बात पता है हमारे लोगों को? मैंने उसको कहा, भाई आइए साहब, ये तो बताओ, ये जिसकी बात आप जिक्र करें, उसको नाम किसने दिया? किताबों में है ही नहीं। मैं यहां से यमन जाऊंगा तो यमन वाले लोगों का नाम मैं रखूंगा या वो मेरा नाम रखेंगे? वो रखेंगे। हमेशा मेजोरिटी नाम रखती है। आप जिस देश में जाओगे, उस देश के लोग कहेंगे कि ये कौन है? बाहरी आदमी, बाहरी मनुष्य। तो बाहरी मनुष्य को पाली में कहते हैं बहीमन। बहीमन, बाहर का मनुष्य। और या बाहर के लोग क्या कहेंगे? ये संस्कारित भाषा में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, सभ्यता में हमसे उल्टा है। क्या है? तो उल्टे को क्या कहते हैं हमारे यहां? इसको वम आ रही है। क्या आ रही है? वम माने क्या होता है? उल्टी। उल्टी शब्द वम तो बोलते हैं उल्टी को, वम माने उलट। तो मैं अगर यमन जाऊंगा तो यमन के लोग कहेंगे यार ये हमारी कल्चर से क्या है? वम है। तो वम में अगर नए लगा दें, हरियाणा में, इसमें राजस्थान तो रे लगाते हैं, नए नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं? वमन। तो नाम किसने दिया? हमने नाम दिया। कैसे लोग हो तुम? या तो बहीमन हो और या वमन हो। या तो सभ्यता के विपरीत हो वमन, और या बाहर से आए हुए बहीमन हो। उन्होंने वमन को और बहीमन को क्या किया? आधा रह जोड़ा। हमारी भाषा में आधा रह नहीं है, आधा रह जोड़ के क्या बना दिया? ब्राह्मण, ताकि पहचान खत्म हो जाए कि बाहर से आया हुआ है। तब हमने अपने आप को क्या कहा? हम कौन लोग हैं? समन। समन का मतलब क्या है? समन में से अगर नए हटा दोगे तो गुण क्या बनता है? सम। और सम का मतलब क्या होता है? एक जैसे। मतलब हम यहां के लोग एक जैसे, और तुम बाहर के वम हमसे उल्टे। तो सम और सम गुण का सम कैसे पड़ा? क्योंकि हम समता में यकीन, समता का काम करने वाले, मिलके खाने वाले, मिलके बैठने वाले, मिलके रहने वाले, और हम सारे काम मिलजुल के करने वाले। हमारे भारत में ना खाने की दिक्कत, ना पानी की दिक्कत, ना फलों की दिक्कत, और ना ही जानवरों की दिक्कत, ना दूध दही की दिक्कत, और ना ही जमीन में खेती करने के लिए जमीन की दिक्कत है। इतना बढ़िया देश है कि यहाँ बर्फ भी है, पानी भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, पठार भी है, समुद्र भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, जंगल भी है, जानवर भी है, घास भी है, पेड़ भी है, पौधे भी हैं, फल भी हैं, फ्रूट भी हैं। और सब, और कभी कोई ऐसा नहीं कि कोई भूखे मरने वाली नौबत आई। इतना अन्न है यहाँ। इसलिए शांत लोग और समता में रहने वाले। तो हमने अपना नाम अपने गुण के आधार पे सम, एक जैसे रखा। हम कौन हुए? समन। और हमने उनका नाम रखा वमन। कास्ट नहीं है कोई शब्द, वो वर्क, नेम ऑफ वर्क है। आज आपका काम बदला तो कायदे में जो कास्ट का नाम है बदल जाना चाहिए, यानी काम का नाम बदल जाना चाहिए। पर ऐसा भारत में किया नहीं गया।
अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली होती तो ये जो हम कागज पे कास्ट लिखी जाती है ना, ये नहीं लिखी जाती। क्योंकि ये कास्ट 3 तरह से काम आती है। एक एजुकेशन में एडमिशन के लिए, एक नेता बनने के लिए, MP MLA के लिए, और एक नौकरी के लिए। इसके अलावा छोटे मोटे काम है, कहीं FIR वगैरह में कहीं कोई छूट वूट मिल जाती है, कहीं कोई SC ST एट्रोसिटी एक्ट वगैरह में। अगर बाबा साहब का वो जो बहुत ऊंची सोच थी कि सेपरेट इलेक्टोरल उन्हें मिल जाता, अलग से हमारा चुनाव होता मिल जाता, तो हमें इस कागज की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो षड्यंत्र रच के बाबा साहब को डाउन करके उस समय और बाबा साहब को घुटने पर लाके और उनसे वो सेपरेट इलेक्टोरल का छिनवा दिया। अगर सेपरेट इलेक्टोरल होता तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते खुद और वो हमारी बात रखते। वो लोग नहीं चुनते, जैसे आज के समय हो रहा है कि वो लोग हमारे लोगों को चुनते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, वो नहीं होता। तो जो कुछ बेनिफिट हमें मिले आरक्षण के नाम पे, उसमें कास्ट की जरूरत पड़ती है। उसमें पहली बार संविधान में लिखा कि ये कास्ट हैं, इनको सुरक्षा मिलेगी, और ये वाली कास्ट हैं, इनको कुछ अधिकार बाद में मिलेंगे, जैसा लिखा गया। बाबा साहब तो सबके लिए चाहते थे। उस समय SC ST OBC नहीं था, खाली बैकवर्ड क्लास की बात थी, पर उसके 3 टुकड़े किए गए ताकि कुछ को तो मिले। वो तो किसी को भी देने को तैयार नहीं थे, लंबी हिस्ट्री है। तो वो जो कास्ट का नाम है, वो कास्ट का नाम उससे पहले किताबों में नहीं मिलेगा आपको। भारत में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा पुराना ग्रंथ नहीं है जो ये बता सके कि जो मेघवाल नाम का कास्ट है, या जाटव नाम का कास्ट है, या चमार नाम का कास्ट है, या बलई नाम का है, या हरिजन नाम का है, या खटीक नाम का है, या पासी का है, या धोबी का है, उसकी शुरुआत कब हुई, उसको कास्ट को किसने बनाया, वो कास्ट किस कास्ट से कितनी छोटी कितनी बड़ी है, वो कास्ट पहली कहां बनी, उस कास्ट। ये सो गए क्या? आज मत सोना, देखो मेरी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, और जो मैं समझा रहा हूं आपकी जाति खत्म कर देगा। यहाँ बहुत लोग आएंगे और सारे लोग ना आपको बस यही समझाएंगे कि इसको मारो, इसको काटो, इसको ये करो, वो करो। पर मेरा दावा है कि कास्ट के बारे में बाबा साहब की एक किताब बताती है या तो, और यह एक किताब समन संघ की है जाति। इसके अलावा कास्ट पे वर्क नहीं है कहीं भी, और पूरी जिंदगी हम कास्ट से परेशान रहते हैं। आप कितने पढ़ जाओ, कितना लिख जाओ, जैसी कास्ट का नाम आएगा निगाह नीचे हो जाएगी। आज मत सो, नंगे मुंह पे पानी मार लो थोड़ा सा, वैसे तो वीडियो मिल जाएगी। तो वो जो कास्ट का नाम है, पूरे उसमें कहीं भी आपको किताब में नहीं मिलेगा, कहीं लिखित में नहीं मिलेगा। और हमारे लोग अपने लेक्चर में ये कहते हैं ब्राह्मणों ने कास्ट बनाई, ब्राह्मणों ने कास्ट बनाई। हमारे लोग कहते हैं ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान है, उसने कास्ट सिस्टम बनाया, उसने ऐसा कास्ट सिस्टम बनाया। नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने कोई कास्ट सिस्टम नहीं बनाया। कास्ट सिस्टम नेम ऑफ बर्थ है। आप चैलेंज के साथ कह सकते हो। क्या हो गया? सब ठीक है? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या है? अच्छा अच्छा। पूरी किताबों में कहीं भी आपको कास्ट के फिनोमिना के बारे में, लॉजिक के बारे में, इसके शास्त्र के बारे में, इसकी पहली सभा के बारे में, किसने सभा की, हो गया? कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी क्या? पूरे किन्हीं सिद्धांत में आपको एक सिंगल पेपर नहीं मिलेगा। हम 10 लाख रुपए इनाम दें, कोई अगर ये बता दे कि पहली कास्ट के लिए सभा किसने की, किसने प्रपोजल किया, कहां प्रस्ताव हुआ, कौन कौन लोग थे जो मीटिंग में बैठे, क्यों आवश्यकता पड़ी, किसने कास्ट के बारे में सोचा, किसने कहा कि पहली कास्ट इतनी बड़ी होगी, किसने कहा कि इतनी कास्ट 2 किलो भारी होगी, किसने कहा कि भारत में 6743 कास्ट होंगी, किसने कहा कि अंतिम कास्ट ये होगी, किसने ये बताया कि 2 कास्टों से अगर माँ बाप मिलेंगे तो जो बच्चा पैदा होगा अलग का उसका तीसरी की कास्ट का नाम क्या होगा। कोई ये बता दे कि अभी कितनी कास्ट और आनी है और कास्ट कैसे खत्म होती है, कैसे नहीं। एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी आपको, सिंगल लाइन नहीं मिलेगी। दावा इस बात का, क्योंकि कहीं है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में कहते हैं, रिसर्च के बाद में, नोटेशन ऑफ माइंड, मन की उपज है। पर मन की उपज क्या? वर्क, नेम ऑफ वर्क है। वो ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने बनाया है वो उनके मन की उपज है।
पर वो काम के आधार बताते हैं कि काम के नेम ऑफ वर्क हैं, ये काम का नाम है। तो काम का नाम आंखें नीची कैसे करता है? अगर कास्ट का जिक्र हो जाए, या आप दफ्तर बैठे हो और पूछे आपका कि कास्ट क्या है, या घर में पूछे कास्ट क्या है, या बस में पूछे कास्ट क्या है, तो शरीर की ताकत आधी कैसे निकल जाती है, चेहरा डाउन कैसे हो जाता है, कैसे मरता है आदमी। बड़े बड़े जो लीडर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी कास्ट का नाम लेते ही आंखें क्यों झपकाते हैं, उनका क्यों दम निकल जाता है? ये पढ़े लिखे लोग जो तो एमबीबीएस करके आते हैं, एमडी करके आते हैं, इंजीनियर्स इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, यहां तक कि ज्ञाता लोग हैं, मंत्री तक लोग हैं, इनके क्यों हाथ पर फूल जाते हैं? इस सिस्टम को समझो आप। बाबा साहब जो कहते हैं माइंड का नोटेशन है, इसका मतलब यह है कि ये मन से पैदा हुआ है, और मन से पैदा करके इसका काम क्या है, ये उपयोग कैसे हो रहा है, और ये लाभ किसको दे रहा है, ये कमाल है। यहां बैठे लोगों की अगर मुझे सारी संपत्ति चाहिए और ये सब मेरे लिए काम करें, तो ये सारे तब काम करेंगे मेरे लिए जब मैं इन्हें पहले मारूं, इनको गुलाम बनाऊं। और इनको मारने के लिए, गुलाम बनाने के लिए अगर मैं इनसे लड़ गया और भिड़ गया तो संख्या बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे मार देंगे। इसलिए बुद्ध का सिद्धांत है कि जैसा मन होता है वैसा मनुष्य होता है। वहां से उन्होंने सीखा, इनके मन को मार दो। जिसका मन मर जाता है उसकी शरीर की सारी शक्ति मर जाती है। जैसे आपका कोई प्रियजन है, आपको खबर चले कि आपके प्रियजन की तबीयत खराब है या प्रियजन नहीं बचने वाला है, मतलब जैसे ही आपको यह टेलीफोन आएगा कि आपके प्रियजन की तबीयत खराब है या वो बचेगा नहीं या मरने वाला है या एक्सीडेंट हो गया, बैठे बैठे आपके शरीर में से सारी शक्ति निकल जाएगी। किसने निकाली? किसने निकाली? और जैसे ही आपको पता चले कि आपके प्रियजन की कहीं नौकरी लग गई, आपके प्रियजन ने कहीं पैसा कमाया, आपके प्रियजन ने कोई बढ़िया काम किया, आपके प्रियजन ने कोई खेल का मैदान जीता, आपके प्रियजन ने कोई युद्ध जीता, आपका प्रियजन का कोई बढ़िया काम हो गया, तो कैसे बैठे बैठे जोश आ जाता है? कहां से आया? ये कोई ग्लूकोज पी लिया क्या इतनी देर में? तो कहां से काम चल रहा है? मन से, दिमाग से नहीं। दिमाग अलग चीज होती है, ब्रेन अलग चीज है, मन अलग है। माइंड का मतलब मन है और ब्रेन का मतलब मस्तिष्क है। मन से मतलब सूचना आई और सूचना आते ही या तो मनोबल आधा हो गया या मनोबल डबल हो गया। तो ये बुद्ध से सीखा उन्होंने, इनके मनोबल को तोड़ो। तो मनोबल कैसे टूटेगा? मनोबल टूटेगा जब आपका लेबल कम किया जाएगा, आपके मनुष्य होने के अस्तित्व को घटाया जाएगा। अगर यहां एक व्यक्ति से मैं कह दूं यार तू काय का आदमी है, कौन सा मनुष्य है, हम नहीं मानते तेरे को मनुष्य, तो आदमी के अस्तित्व अगर ये कह दो कि ये मेरे को मनुष्य नहीं मान रहा है, तो वो अपने मनुष्य मनवाने के लिए पूरी जोर लगाएगा, या तो लड़ेगा या भिड़ेगा या पैसा देगा या दावत देगा या खाना देगा, खुदामद करेगा यार हमको मनुष्य मान, हमको तो मनुष्य नहीं मान रहा है। तो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानना उसके अस्तित्व की लड़ाई है। तो इसके मनोबल को तोड़ो और इसको ये कहोगे तू तो मनुष्य है ही नहीं। तो सीधे सीधे अगर ये कह दे कोई हमसे, चोरडा साहब कि हम तो आपको मनुष्य नहीं मानते, तो हम कितने सारे ठोक देंगे 2 मिनट में। अगर मान लो मैं सबको ये कह दूं कि मैं तो नहीं मानता किसी को मनुष्य, तो ठोक दोगे 2 मिनट में आप मुझे? सुनोगे मेरी? या कहेंगे बढ़ाया दिल्ली से, इसको अभी दिल्ली पहुंचाते हैं हम। तो सीधे सीधे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी इनको जो पावर मिलती है, जो ताकत जहां से मिलती है मनोबल होने की, उसको खींच लो। तो कहां से मिलती है? अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे ज्ञान से, ये तो पावर मिलती है। इनके इकट्ठे होने से, इनके रोजगार से, इनकी सभ्यता से, इनकी संस्कृति से, इनके उत्सवों से, इनके क्रियाकलाप से, इनके गुरुओं के ज्ञान से, इनके पैसे से, जो इनके पास है उस सबको खींच लो। अब इस खींचने के लिए वो सीधे सीधे नहीं कह सकते कि खींच रहे हैं, तो हमारी ही संस्कृति और हमारी ही सभ्यता और हमारी ही कल्चर, और ठप्पा किसका? उनका। हर चीज हमारी। जब देश हमारा तो देश की सभ्यता हमारी, तो हर चीज हमारी, और ठप्पा उनका। वो काम उन्होंने धीरे धीरे किया। पर किया कैसे? किया कैसे? जब हम इतने सारे 120 करोड़ लोग हैं और वो टिन्नी से जरासे से हैं, तो किया कैसे? वो ऐसे किया कि जब आप लोग दूर दूर बैठे हुए थे तो बिखरे हुए थे, और जब आप इकट्ठे आ गए तो आप ताकत लगते हो। अब हाउस भरा लगता है, बेशक हाउस में उतने ही लोग हैं जितने हैं। तो वो जरासे से थे पर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर उन्होंने मनोबल गिराने की चैन चलाई। जो बात वो तय करते थे एक साथ बैठ के उसको लागू करते थे। पर वो इकट्ठे कैसे हुए? क्योंकि वो 13 प्रकार के पूरे देश में अलग अलग जगह से आए। कुछ अरब से आए, अरब के कई देशों से आए, कुछ मध्य एशिया से आए, कुछ पूर्वी एशिया से आए,
ऐसे कुछ समुद्र के रास्ते से आए, कुछ पहाड़ों से आए, और अलग अलग भाषाओं में आए, और अलग अलग चेहरे और मोहरे के आए। पर इकट्ठे कैसे हुए? हमारी गलती से। क्योंकि हमने सबको क्या कहा? वमन, बहीमन, एक ही नाम तो दिया हमने। उन्होंने इसका फायदा उठाया, और वो सारे सारे बोले तू भी बाहर से, हम भी बाहर से, अभी ये यहाँ के हैं। तो उनकी रिश्तेदारियां होती चली गई, वो इकट्ठे होते चले गए, और उन्होंने जो प्लान बनाए वो सब एग्जीक्यूट करते चले गए, हमारी सभ्यता को ले गए। और हम जो समर लोग थे इसी उसमें बैठे रहे कि हम तो इतने सारे हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो इतने सारे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे सारे जितने भी सिस्टम थे वो अपने बदल बदल के और उनको खत्म करके या उनको कंफ्यूज करके अपने हक में कर लिए। किसी सभ्यता को अगर खत्म करना हो तो उसकी संस्कृति को, सभ्यता को, उसके जो क्रियाकलाप है 3 तरह से खत्म किए जाते हैं। या तो उसको अपना लो, अपनाना मतलब उसको अपना ठप्पा लगा लो, या उसको कंफ्यूज कर दो कि तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं, और या उसको नष्ट कर दो, खत्म कर दो। ये 3 चीजें चलती हैं भारत में। सभ्यता को खत्म करने के लिए, इतिहास को खत्म करने के लिए 3 चीजें उन्होंने चलाई, अभी भी चलती हैं। इस कारण से हम लोगों को यह पता नहीं कि हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इस समर शब्द को, समर सभ्यता को पूरी तरह से गायब कर दिया। और इतनी बड़ी सभ्यता थी, खत्म नहीं हो सकती, इसलिए जिनको याद रहा उनका शब्द बदल दिया। क्या कहा? श्रमण है हम लोग। बुद्ध कौन है? महाश्रमण। जैन कौन है? महाश्रमण। श्रमणीय धम्म हो गए, तो श्रमणीय बोला उन्होंने, श्रमण। ये उन्होंने पाली भाषा से संस्कृत करके आधा शे और आधा रे जोड़ा। शे शब्द षटकोण वाला शब्द और आधा रे हमारी भाषा का शब्द नहीं है। जिस भी शब्द में शे सज्जम या शे षटकोण वाला या आधा रे मिल जाए वो शब्द हमारा नहीं है, वो संस्कृत यानी मॉडिफाइड वर्ड है। तो उन्होंने इसको कहा श्रमण सभ्यता। खत्म नहीं कर पाए तो बदला। तो श्रमण सभ्यता के बारे में क्या कहा? श्रम करने वाले लोग। कौन हो आप? श्रम करने वाले। और श्रम हमारे यहां शब्द नहीं है। और श्रम का क्या मतलब बताया? मेहनत मजदूरी करने वाले। और हमको क्या कहते चोला साहब? फक्र से कहो हम कौन है? मजदूर। हम मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं। हम कौन है? मेहनत के खाने वाले श्रमिक लोग हैं। ऐसा हमको फक्र करा दिया हमको कि हम तो मेहनत की कमाई खाने वाले हैं। अरे हम मेहनत की कमाई खाने वाले, तो तुम कौन हो फिर? कौन हो भाई? बताओ जरा क्या शब्द है? हराम। देखो ये आया जोर से, हराम की खाने वाले। मतलब प्रूव कर रहे हो अपने आप को कि हम अगर मेहनत है, पर हम श्रमिक नहीं है। क्योंकि जो मेहनत करने वाला आदमी था उसको बोलते थे कर्मकार, और कर्मकार को संस्कृत करके उन्होंने कहा कर्मचारी। जो कर्म को करता है, कर्म की चर्या करता है, उसको कर्मचारी बोलते हैं। आज भी हम अपने सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, हम उनको श्रमिक नहीं बोलते। श्रमिक का मतलब उन्होंने मजदूर रखा। सम्राट अशोक कौन है? समण। तो वो कोई श्रमिक है क्या? राजा है वो। बुद्ध कौन है? दुनिया के 2 अरब लोगों को संदेश देने वाले। 2 अरब लोग मानते हैं बुद्ध को, लेकिन 3 अरब मानते हैं। 1 करोड़, 100 करोड़ तो एथिस्ट भी हैं। वो कौन है? वो क्या लेबर है क्या? श्रमिक है क्या? जो जीवक हमारा सर खोपड़ी फाड़ के जब इलाज करता था, सर्जन था, वो मेडिसिन था जिसने बुद्ध का इलाज किया, वो डॉक्टर था, दुनिया का यूनिवर्सिटी चलाता था, वो क्या श्रमिक था? वो सुदत्त जिसका व्यापार ईरान तक चलता था, वो क्या श्रमिक था? श्रम करने वाले थे। हम लोग जो देने वाले लोग थे, हम क्या मजदूरी करने वाले श्रमिक लोग थे? हम दाता थे, जमीनों के मालिक, खेत के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, इंडस्ट्री के मालिक, एजुकेशन के मालिक। सम्राट अशोक तक के टाइम में पत्थरों पर लिखने वाले लोग कौन? हम। पढ़ने वाले कौन? हम अनपढ़ हो गए। पढ़ने वाले हम, टीचर हम, स्टूडेंट हम। और वो जो जिनको भाषा नहीं आती थी यहाँ की, वो पंडित हो गए, वो ज्ञानी हो गए। है ना मजाक? सिर्फ एक कारण से, सिर्फ एक कारण से। और वो कारण ये था कि हम अपनी सभ्यता का नाम भूल गए, हम अपनी पहचान भूल गए। अगर ये पहचान हमारे पास रहती तो हम कितने लड़े आपस में। देखो, लड़ना राइट है मनुष्य का। परिवारों के अंदर भी राइट होता, झगड़ा होता है कि तूने मेहनत कम की है, तूने ज्यादा की है, तो उनमें झगड़े चलते हैं। पर समूह सभ्यता के अंदर ये छोटी मोटी चीज चलती रहती हैं। पर समूह सभ्यता नहीं बर्बाद होती। हमारी तो सभ्यता ही खत्म हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। हमको तो सभ्यता का नाम नहीं पता और अपनी पहचान का नाम पता नहीं। हम क्या पहचान लेके घूमते हैं? कास्ट की पहचान। हम क्या पहचान लेके घूमते हैं? क्षेत्र की पहचान। ये राजस्थान वाला, ये महाराष्ट्र वाला, ये तमिलनाडु वाला, ये केरल वाला। हम क्या पहचान लेके घूमते हैं? भाषा की पहचान। ये कन्नड़ बोलता है, ये मराठी बोलता है, ये उड़िया बोलता है, ये मलयालम बोलता है, पंजाबी बोलता है, ये गुजराती बोलता है। हम क्या पहचान लेके घूमते हैं? राजनीतिक पहचान। राजनीति कब से शुरू हुई है? 75 साल पहले। अभी तो संविधान लागू हुआ है। इससे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी भारत में? हम क्या लड़ रहे हैं? बीएसपी वाला, समाजवादी पार्टी वाला, ये वाला, वो वाला, पार्टी खेल रहे हैं हम। हम क्या लड़ रहे हैं? संगठनों के ऊपर। संगठन किसके हैं?
संगठन अभी बने 70-75 साल से, सारे संगठन जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन, हम संगठनों में उलझे पड़े हैं। हम क्या क्या पहचान बता रहे हैं अपनी? कोई जाति की बता रहा है, कोई दलित की बता रहा है, कोई बहुजन की बता रहा है, कोई मूल निवासी की बता रहा है, कोई अर्जक की बता रहा है, कोई बैकवर्ड की बता रहा है, कोई नीच की बता रहा है, कोई गंवार की बता रहा है, कोई SC ST OBC की बता रहा है। ये पहचान हम बता रहे हैं, और जो पहचान हमको एक करती है उसको नहीं बता रहे। और वो पहचान क्या है? मैं समण हूं। और हम इसको भी भूल जाए एक मिनट के लिए। मान लो कोई ये कह दी कि मैं तो नहीं मानता कि मैं समण हूं। मत मानो भाई, तो हमको ये बताओ तुम हो कौन? भारत में दो तरह के लोग हैं, या तो समण या वमन। या तो तुम वमन हो, या फिर क्या हो? समण हो। तो तय कर लो। बाकी पहचान तुम्हारे अपनी काम की है, पर बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक पहचान चाहिए। तो ये जो पहचान है, ये पहचान जन्मजात है। ये पहचान आपको कोई दे नहीं सकता। आप ये सोचो कि यहां लोग आए और वो आपको पहचान देंगे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। समण तो आप पैदाइशी हो, क्योंकि आप पैदाइशी वमन नहीं हो, आपके माँ बाप वमन नहीं है। तो समण तो आप पैदाइशी हो, और मरने के बाद अनंत काल तक भी आप समण रहोगे। ये आप अगर लाख कोशिश कर लो कि कोई समण वमन हो जाए, हो नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लो कि कोई वमन समण हो जाए, हो नहीं सकता। आप हर घंटे अपना धर्म बदल सकते हो। धर्म आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। संविधान भी कहता है और आपकी खुद की मान्यता है कि आप 2 बजे ईसाई बन जाओ, 3 बजे मुसलमान बन जाओ, 4 बजे हिंदू बन जाओ, 5 बजे सिख बन जाओ, 6 बजे बौद्ध बन जाओ, 7 बजे जैन बन जाओ, 8 बजे यहूदी बन जाओ, और 9 बजे कहो कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, और 10 बजे फिर कहो कि अब तो मैं एक नया धर्म बनाने जा रहा हूं, अब मेरा धर्म का नाम अपने नाम पर रख लो। और फिर कहो ये मुझे पसंद नहीं आया, 11 बजे कहो मैं अपने बेटे के नाम पर धर्म बनाऊंगा। वो आपका इंडिविजुअल राइट है। 4300 प्लस धर्म आएगा और चले गए, और अभी बहुत आएंगे जाएंगे। आपका कोई बाबा है, कोई साधु है, कोई मत है, कोई मतांतर है, वो आपका कौन सा मामला है? निजी मामला है। धर्म क्या है आपका? निजी अधिकार है। राजनीति आपकी क्या है? निजी है। आप किसी पार्टी में जाओ, आपकी भाषा निजी है, आपका रहन सहन निजी है, आपका संगठन निजी है। पर समण आप हो, ये आपका निजी मामला नहीं है। अगर निजी होता तो आप बदल लेते। ये आपका सभ्यता का सांघिक मामला है। आप चाहो भी तो इसे नहीं बदल सकते। मैं चाहूं तो इसको नहीं बदल सकता। मैं कितना ही विरोध करूं, पर मैं समण हूं तो हूं, मैं वमन नहीं हूं। और मेरे पास कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं। तो जब मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मैं वमन हूं नहीं, तो मैं समण हूं। अगर ये जानकारी आपको जमती है और आपको अपनी पहचान का पता चलता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? आप बस में गए और बस में आपने अच्छा प्रचार किया पूरे उसमें, NTPC के अंदर सब में और पूरे आसपास में, और आपने लोगों को ये बता दिया कि वो मतलब इतना ही बताना है। और बस जा रही है, बस में 50 लोग बैठे हुए हैं। आप पूछ रहे इसमें मेघवाल कितने हैं, तो 2 हाथ उठाएगा। इसमें बलि कितने हैं, 3 हाथ उठाएगा, 1 हाथ उठाएगा। इसमें खड्डी कितने हैं, 2 हाथ उठाएगा। इसमें कोई और जो आप जाट पूछो या कुछ हो, ये उठाएगा। पर आप इसमें ये पूछोगे इसमें समण कितने हैं, तो 98% हाथ उठ जाएंगे। तो बस में जब आप समण करोगे तो एकता बन जाएगी, फिर कास्ट खत्म हो जाएगी, फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, उससे ताकत बनेगी। उससे ताकत बनेगी तो बस को जहां चाहो वहां ले जाओ। भाई यहां रोको, पहले चाय पियेंगे हम। चाय पे रुकेगी बस, क्योंकि 98% लोग क्या करें, बस रोक तू भाई, चाय पीनी पड़ेगी। आपको बस आज नहीं जाएगी, 2 घंटे बाद जाएगी, तो 2 घंटे बाद ही जाएगी। फिर कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बस आपके कंट्रोल में आ गई। तो हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि सारी चीज लोगों से चलती है। कोई सी भी चीज हो, कोई ये कहे कि हमको राजनीति कंट्रोल करनी है, कर लो। कोई ये कहे हमको धर्म कंट्रोल करना है, कर लो। कोई ये कहे कि हमको अर्थशास्त्र कंट्रोल करना है, व्यापार कंट्रोल करना है, कर लो। कोई ये कहे कि हमको आज छुट्टी चाहिए, तो कर लो। जो चाहे वो कर सकते हो, अगर आप एक साथ आगे। तो ये पहचान आपके और आपके बच्चों को बहुत बड़ी ताकत देगी। ताकत इसलिए देगी क्योंकि जब संख्या सब समणों की हो जाएगी, तो ये पूछा जाएगा कि वमन हो या समण हो। अगर समण हो तो बच्चे इधर आ जाए, और वमन हो तो जाओ भैया। हमारा किसी वमन से कोई दुश्मनी नहीं है, पर अपने वेलफेयर के लिए हमें अपने लोगों को ये पहचान देके उनको ये बताना है कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, और कास्ट हमारा नेम ऑफ वर्क है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। बस इतनी सी जानकारी है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो काम हो गया, और नहीं समझ में आया है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न वो पूछे। किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछे, अब पूछे, बाद में पूछे। पोर्टल चलता है सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, पोर्टल में पूछ सकते हैं। यहाँ चोलडा जी है और इनकी टीम है, ये समझ की जो बात है उनको सीख रही है और आगे बढ़ाएगी, तो इनसे सवाल कर सकते हैं। और कौन कौन लोग जो समझ को सीखे हैं चोलडा सर? हाँ हाँ पूछिए।
हाँ, संघ का प्रतिनिधि नहीं जा सकता। मतलब देखो, सारे समण हैं। अगर मान लो जैसे आप राजनीति में जाना चाहते हो तो आप जाओ, पर संघ जो है ना, वो अलग तरह का सिस्टम है, वो नहीं जाएगा। संघ के नाम से राजनीति नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि समर संघ अब राजनीति पार्टी है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको करनी है, देखो राजनीति या कोई भी क्षेत्र है वो सभी समणों का राइट है, आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। तो आप राजनीति करना चाहते हैं, आप करो राजनीति, पर आप संघ से ये कहोगे कि भाई संघ जो पार्टी के रूप में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संघ पार्टी नहीं बन सकता, संघ पार्टी नहीं बने कभी। नहीं नहीं नहीं, वो उसके पास संघ में निर्णय लेने के राइट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ गया। पार्टी में तो वमन भी होता है ना, जब आप जाओगे तो एरिया के अंदर वमन का वोट भी मांगोगे, समण का भी मांगोगे, तो आप तो सबके हाथ जोड़ोगे ना, ये तो राजनीति का काम है। पर हमारे इधर तो पहला नियम ये कहता है केवल समण। पहला नियम क्या कहता है? केवल समण। तो आप बाहर जाके कहीं कुछ मानो, पर आप समण हो तो आपके समण के राइट मिलेंगे, पर समण संघ में डिसीजन लेने का देने का राइट नहीं है आपके पास। आप समण रहोगे। समण तो आपको जो पहचान मिली है वो समण संघ नहीं दे रहा है, वो तो आपको बाई नेचर मिली है, वो तो प्रकृति ने आपको दी है। समण संघ थप्पा लगा के नहीं देता है कि आप समण हो। आप पैदाइशी समण हो, अगर ब्राह्मण नहीं हो, ये तो आपका जन्मजात अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता आपसे। डिसीजन लेने की मतलब हाउस में बिल लाने की, अगर वो कोई नियम लाना चाहता है वो, या किसी नियम पर वोट करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, मेंबर रहेगा। और कोई सवाल? वो सवाल बाद में पूछ सकते, पूछिए। देखो, पाखंड को कब से मानना शुरू किया उसने? पाखंड को कब से मानना शुरू किया ना? बैठ जाओ, मैं बताता हूं। देखो, इस बात को बहुत अच्छा सवाल है। आप साहब काशीराम जी को कब से मानते हो? जब से काशीराम जी पैदा हुए और काशीराम जी बने तब से जानते हो। उससे पहले तो कोई काशीराम जी को नहीं जानता था, ना कोई काशीराम वादी था। आप बाबा साहब अम्बेडकर को कब से जानते हो? 125 साल से। तो 125 साल पहले कोई डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर वादी या अम्बेडकरवादी कब बने? जब डॉक्टर अम्बेडकर आए और बात बनाई। अच्छा, आप जो सिख लोग हैं वो कितने पुराने हैं? 500 साल पुराने। गुरु गोविंद सिंह 5 साल पुराने हैं जो सिख बनाया उन्होंने। तो गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी हैं 10 गुरुओं के, उससे पहले नहीं थे, 5 साल पहले वो नहीं थे। तो सिख धर्म भी नहीं था, तो सिख धर्म को मान्यता भी नहीं थी। उससे पहले अगर आप चले जाओगे, उससे पहले आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि जो मोहम्मद का जो वक्त है वो 14 साल पुराना है। तो 14 साल पुराना कोई मुस्लिम भी नहीं है। भारत में तो वैसे 7 साल पहले आए थे, तो 14 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था, तो कोई मुस्लिम धर्म को जानता भी नहीं था। 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, उनका वक्त क्या है? 2000 साल पुराना। तो 2000 साल पुराना कोई ईसा मसीह को मानने वाला क्रिश्चियन भी नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है, बाद में बने। और 2600 साल पहले बुद्ध और महावीर जैन दोनों लगभग एक साथ आए, तो कोई बुद्ध और जैन भी नहीं था मानने वाला। और ये जितने भी संत हैं, जितने भी चलते हैं, गुरु रविदास जी या दुर्लभनाथ जी या क्या बोलते गुरु घासीदास जी या अपने बंगाल वाले गुरु हरचंद ठाकुर हैं, जितने हमारे संत हैं, ये सारे संत कितने हैं? 500 से लेकर 700 साल में सिमट जाते हैं अब से पहले। तो कोई इनको मानने वाला भी नहीं था उससे पहले। तो ये सारे के सारे जो मानने वाले लोग हैं ये चले जाते हैं। आडंबर जो आए हैं वो बाद में आए हैं। आडंबर जो आए हैं दरअसल हमारी मान्यताओं को जब उन्होंने बदला और अपने पक्ष में मोड़ा तो हमारे लिए वो आडंबर हो गए, क्योंकि लाभ उनको मिलने लगा और हमारे लोगों को उन्होंने उल्टे सीधे कामों में उलझा दिया। तो आडंबर अब पैदा हुआ है, आडंबर पुराना नहीं है। तो 2600 साल पहले जब बुद्ध नहीं थे, इसको ध्यान से सुनना, बुद्ध नहीं थे, वो 26 साल के 21 साल के लड़के थे। और 21 साल के लड़के होने पे पहली बार उन्होंने अपने समण शाक्य गणराज्य संघ में प्रवेश लिया। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। तो उनको संघ के नियम बताए गए कि भाई ये संघ के नियम है, आपको मंजूर है? तो उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। तो उस लड़के को, उसमें सिद्धार्थ नाम के लड़के को संघ में एंटर कराया और ये कहा कि अगर तुम संघ के नियम नहीं मानो तो संघ हाथ लगेगा, सजा होगी। उन्होंने पानी के बंटवारे पर नियम नहीं माना युद्ध करने का, तो उनको देश निकाला हो गया, उनको संघ से निकाल दिया, संघ गणराज्य संघ से हटा दिया उनको। बुद्ध बने 35 साल की उम्र में जाके। तो उससे पहले वो समण संघ के मेंबर थे। तो क्या था? उससे पहले समण थे और जो सांघिक प्रक्रिया में चलते थे। उस समय हम अग्नि पूजक, उस समय पानी पूजक, उस समय हम प्राकृतिक पूजक थे। तूफान को, बर्फ को पूजने वाले, मानने वाले, मान्यता थी। मतलब अंधे को नहीं पूजते थे, मान्यता थी, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ देते थे। तो आडंबर बाद में आए हैं, समण पुराना है। तो हम इकट्ठा किसको कर रहे हैं? समणों को। अगर हम ये कहेंगे कि हमारा जो समण है या जो समणी है
इसको पता ही नहीं है समण को, और ये कहीं पूजा करता है और हम उसको छोड़ दें तो नुकसान किसका कर रहे हैं हम? किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। तो हमें व्यक्ति नहीं छोड़ना है, वो देर सवेर वो चीजों को समझ जाएगा जब हमारे साथ आएगा, और वो ठीक ठीक समझ कर सोचना काम शुरू कर देगा। वो ऑटोमेटिक जब आपके साथ बैठेगा छोड़ देगा। जब आपके साथ बैठेगा, पर आपके साथ बैठा ही नहीं तो छोड़ने की गारंटी खत्म हो गई, फिर तो छोड़ेगा नहीं। जब आपके साथ बैठेगा आएगा, आपने पहले उसको ये कह दिया तू पाखंड मानता भाग यहां से, आपके छुड़वा लोगे? नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको पाखंड नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हमारी कमी है कि हम उसको ज्ञान सही समय पे नहीं पहुंचा पाए। अब इस कमी को दूर कर लें हम। ये समण वाला जो है, बाबा साहब अम्बेडकर कब के लिख के गए थे? कब का लिख के गए थे कि 2 प्रकार के लोग हैं भारत में, एक समण है एक बमण है? कब का लिख के गए? और काम अब शुरू हुआ है इसको, 20 साल से हम काम इस पर शुरू कर रहे हैं, और अभी भी इसका विरोध आता है। जो संगठन वाले लोग हैं, जब उनको हम बताते हैं कि हम समण हैं, मैं समण, तो उनको लगता है कह रहे ये संगठन बना रहे हैं। भाई हम संगठन नहीं बना रहे, हमको नहीं है तुम्हारी आवश्यकता, हम तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहे हैं कि हम समण हैं और तुम भी समण हो। बस इतना एकता अगर हो गई तो जीतेगा कौन? समण या बमण? बताओ। समण जीतेगा। इतनी सी जानकारी तो फैलानी है। अच्छा, रुपया नहीं लेना, किसी को पार्टी में शामिल नहीं करना, किसी से धर्म की बात नहीं करनी, किसी से मजहब की बात नहीं करनी, किसी से संगठन की बात नहीं करनी, किसी को संघ में लेके नहीं आना, किसी की खुशामत भी नहीं करनी है। बस ये पूछना है तू समण है या वमण है? इसमें क्या जा रहा है? और किसी को बताओगे, कोई कास्ट पूछेगा तुम्हारी कास्ट क्या है, अरे मेघवाल बताओगे, चमार बताओगे, खड़ी बजाओगे, पासी बनाओगे, आंख नीचे हो जाएगी। जरा कहो ना एक बार कि हम समण हैं। तो मैंने उसको आईएएस को कहा कि जरा कहो ना कि हम समण हैं। वो कह लगा ये समण कौन होते हैं? मैंने बमण से बड़े होते हैं। फिर बमण से बड़े कैसे होते हैं? मैंने उसको बताया, अरे भाई हमने नाम दिया उसको, देने वाला दाता हमें तो बड़ा होता है, तुम सिद्ध कर दो कि नाम हमने नहीं दिया, बमण सिद्ध कर दे। अच्छा, बमण सब जानता है कि बाहर का है और वो समणों से छोटा है, पर हम समण शब्द का यूज नहीं करते ना, हम अपने छोटे हिस्से का यूज करते हैं। कोई कास्ट का, कोई धर्म का, कोई मजहब का, कोई संगठन का, इसको यूज मत करो ना। आप फटर से कहो, आप सर्टिफिकेट में तो कुछ भी लिखवाओ, वो तो हमारा राइट है, नौकरी लेंगे हम, पर पहचान तो समझ बताओ ना। भारत के अंदर अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, यूजीसी के ऊपर झगड़ा हो रहा था, तो वो कह रहा था कि सारे लोग ना सनातनी हैं और ब्राह्मण जो है वो ऊपर रहेगा। तो ये कह रहा है ब्राह्मण ऊपर क्यों रहेगा जब सारे सनातनी है? कह रहे तुमको गुरु चाहिए ना कोई ना कोई तो गुरु और ब्राह्मण है। तो हम कहते हैं भाई तुमको गुरु चाहिए, गुरु हम है। गुरु कौन है? समण है। हमारे महावीर जैन गुरु हैं, समण है। हमारे बुद्ध कौन है? समण है। देखो एक मैं बात बताऊं, बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्यान, दोनों को आज क्या कहते हैं? जो बुद्ध को जानते हैं, दोनों क्या थे? कोई बुद्ध को जानता है? कोई बमण थे, ब्राह्मण कह के बोलते हैं उनको। और बुद्ध कौन है? समण है। मतलब उच्चतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बमण रहता है और समण रहता है। तो जब आप ये कहोगे कि हम समण हैं और बड़े हैं, तो आपका मॉरल बहुत तेजी से अप होगा। आप कह के तो देखो कि हम बमण से बड़े हैं और समण हैं। आप अगर जाति बताओगे तो उसकी तो जाति है नहीं, तो उससे क्या कंपेरिजन करोगे आप? अब वमन समण का कंपेरिजन होगा तो जीत जाओगे। क्या बुलवाना है? वो यहाँ खड़े को बुलवा देंगे। अभी सवाल जवाब किसी को और हो तो ठीक है, बताइए। हाँ, समण वमन की बात करें, समण के अलावा क्या ब्राह्मणों से आप इंडिकेट कर रहे हो या ये जो मतलब वो 2 और भी जिसकी जाति नहीं है वो सब वमन है, उनकी भी नहीं है जाति। समण के अलावा आप इंडिकेशन ऊपर है? हाँ, उनका ही है, उनका। नहीं, ब्राह्मण वो सारे आते हैं जो बाहर से आए हो, जिनकी जाति नहीं है। उसमें बनिए भी आते हैं, उसमें बनिए 2 प्रकार के हैं, राजपूत भी आते हैं उसमें। मतलब वो सारे, हाँ, वो वमन है सब, उनकी जाति नहीं है। क्या समझ एससी वाले, एससी एसटी ओबीसी वाले जिनकी जाति है, 99% जनता एससी, यहाँ 100% एससी है। हाँ, 100%। झंडा आपने उठाना पड़ेगा क्योंकि जागरूक आप ही हो। शुरू में सारे एससी भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, कहीं कहीं पे एसटी भी होते हैं, कहीं कहीं एसटी भी होते हैं। पूरे देश में अलग अलग सिस्टम है, हम अलग अलग जाते हैं ना। तो हमको वो चाहिए जो ब्राह्मण नहीं है। जैसे यहाँ अधिकतर जागरूक लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, पर हम बाहर जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां बैकवर्ड भी समण हो गए हैं और वो भी समण कहते हैं अपने आप को। दिल्ली के अंदर जो एसटी है वो भी अपने आप को समण कहने लगे हैं। पर क्या होता है कि मेजोरिटी जहां ज्यादा होती है, समझदार मेजोरिटी। बंगाल के अंदर जाते हैं तो आपको चंडाल मिलेंगे सारे जो काम को कर रहे हैं लगातार और लोगों को बता रहे हैं। इसके मराठा लोग हैं, वो बहुत समझ चुके हैं कि वो समण है। और तमिलनाडु की तो भाषा ही हमें नहीं आती, उनको अंग्रेजी बताना पड़ता है, तो वो भी कह रहे हैं समण है। तो धीरे धीरे करके सारे आ रहे हैं, पर झगड़े इतने लगा रखे हैं कि एससी एसटी ओबीसी का जैसे नाम देते हैं वैसे एसटी अलग हो जाता है, एससी अलग हो जाता है, ओबीसी अलग हो जाता है। पर तीनों को अगर आप समण कहोगे और समझ में आ गया तो फिर एक हो जाएंगे। जैसे कास्ट का झगड़ा तो 6743 टाइप का है,
और वैसे ही SC ST का तो 3 ही प्रकार का झगड़ा है। इसके अलावा धर्म का झगड़ा 7 प्रकार का है, राजनीति का झगड़ा कई हजार प्रकार का राजनीति का झगड़ा है। ये टुकड़े हैं हमारे करने के ना। तो SC ST OBC हम पूछते किसी को नहीं है, पर जो जहां मिलता है हम उसको बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। जानकारी समझ में आ गई तो शुरू हो जाता है, नहीं शुरू हो जाता तो लड़ते रहो, जिसको लड़ना है लड़ते रहो, नहीं मानते तो क्या करें फिर। जातिगत जनगणना होने वाली, इसके आप क्या? जातिगत जनगणना में, हाँ, जातिगत जनगणना में आपने देखो, अभी जो मैंने नाम बताया ना आपको, SP परिहार जो बताए थे, जो सुप्रीम इंजीनियर रिटायर हुए वहां से, हिसाब से बात कराई थी, उनके फादर का, अभी उनके फादर एक्सपायर हुए थे, तो उनके फादर का सर्टिफिकेट आया। उस सर्टिफिकेट को मैंने पढ़ के सुनाया, वहां उन्होंने कुछ काम करवाया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो सर्टिफिकेट को ध्यान से देखो क्या लिखा है। सर्टिफिकेट में उनका लिखा था, उनकी जो कास्ट लिखी थी वो लिखी थी नॉन ब्राह्मण। SP परिहार सर के पिताजी पुराने हैं, वो पुराने गवर्नमेंट जॉब में रहे अंग्रेजों के टाइम में, तो अंग्रेजों ने जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ उस पर लिखा था स्कूल के सर्टिफिकेट पे जाति नॉन ब्राह्मण। 1947 का, 1947 में, 1947 से पहले का होगा, कास्ट सिस्टम नहीं था, 1947 पहले। तो वो क्या कहते थे, जो यहाँ ब्राह्मण लोग हैं वो कहते थे हम ब्राह्मण हैं, और ये क्या है, नॉन ब्राह्मण। लिखना क्या चाहिए था, लिखना चाहिए था कि हम समण हैं और ये नॉन समण है, लिखना ये चाहिए था। पर वो अपने शब्द को प्रमोट कर रहा है, इसलिए नॉन ब्राह्मण लिख रहा है। अरे हमारा ब्राह्मण से क्या लेन देना, ना हम ब्राह्मण है ना हम नॉन ब्राह्मण है, तू नॉन समण है, हम समण हैं। अगर वो समण शब्द लिखते वहां पे कि ये समण है और बाकी नॉन समण है, तो सभ्यता हमारी निकल के बाहर आती। पर उन्होंने अपना शब्द बहुत पहले से प्रमोट किया हुआ है। तो प्रमोशन की बात है कि आप कौन से शब्द को प्रमोट करेंगे। हमारे जितने लीडर हैं वो पूरे दिन ब्राह्मण को गाली बकते हैं, तो प्रमोशन किसकी हो रही है, उनकी हो रही है। नाम दिमाग में किसका जा रहा है, उनका जा रहा है। वो पूरे दिन अगर ये करें कि आई एम समण, मैं समण, मेरा बच्चा समण, मेरे पिताजी समण, मेरे दादा समण, मेरे डॉक्टर अम्बेडकर समण, मेरे माता सावित्रीबाई फुले समण, मेरे महावीर जैन समण, और ये लिखे हुए काशीराम जी ये समण, ये सब समण लिखे हुए हैं। अगर हम पूरे दिन समण करेंगे और अपने महापुरुष समण करेंगे तो जीतेगा कौन, समण। इतनी छोटी सी बात है कि जिसका प्रमोशन होगा वो जीतेगा। आप कास्ट का प्रमोशन करोगे तो कास्ट में जीत नहीं सकते, हारोगे। जातिगत जनगणना मैं बता रहा हूं आपको, हाँ आपका सवाल रहेगा अभी में। जातिगत जनगणना में आपने वही जाति लिखनी है जिस जाति से आपको बेनिफिट हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर अभ्यास में आपने समण लाना है। जब समण का अभ्यास इतना बढ़ जाएगा कि आप वहां अपने रजिस्टर में अपना नाम बदलवा सकते हो, तो एक झटके में सारे समण वहां लिख जाएगा। जाति जनगणना तो हर 10 साल में होती है। समण के प्रमोशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने परिवार में अपने बच्चों को बताते हैं। हमारे परिवार में जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो बेचारे डर के मारे अपना कास्ट नहीं बता पाते, क्योंकि कास्ट बताएंगे तो उनकी पिटाई होगी, वहां उनके साथ में ठीक नहीं होगा। पर अगर वो वहां जाके समण बताएंगे तो उनका माथा ऊंचा रहेगा, और समण का मतलब वो ब्राह्मण से ऊंचा होता है। बस उनको समण बताना है। तो हमें पहले संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ते ही आप एक कागज का सर्टिफिकेट देके आप कह सकते हो कि अब हमारा इसको बदल दो, अब हम समण हैं। ब्राह्मण पूरे देश के अंदर कभी ये नहीं कहता कि आई एम इंडियन, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। वो हमेशा ये कहता है आई एम ब्राह्मण। वो अपना परिचय यहां शुरू करता है कि मैं ब्राह्मण हूं। अपनी गाड़ी के पीछे भी ब्राह्मण लिखता है। वो कभी नहीं लिखता कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है या वो सिख ईसाई है। वो हमेशा लिखता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि उसने प्रमोट किया है, उसको बढ़ाया है। अगर आप समण को प्रमोट कर दोगे और समण को बढ़ाओगे तो अपनी गाड़ी के पीछे जब समण लिखोगे तो आने जाने वाले समण आपको पकड़ लेंगे, और थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपको और लोगों को समझाने में दिक्कत आएगी। जो झगड़े पैदा हो रखे हैं उनसे आपको लड़ना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा। और सामने वाले को समझाने से पहले अपने मन में ठान लो कि मैं समण हूं। अगर आपने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं समण हूं, और आपकी जबान में और आपके दिल में समण हो गया, और आपके घर पे समण भवन लिख गया, आपकी गाड़ी पे समण लिख गया, आपने समण का इस्तेमाल किया, आपके शादी के कार्ड पे समण लिख गया, आपके नाम से पहले आपने लिख दिया कि समण BL चौंडा सर, तो फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे इतना ये मजबूत हो जाएगा, और जितना ये मजबूत होगा उतना ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नीचे खींच के लाए। कोई भी कितनी कोशिश कर ले, समण शब्द नीचे नहीं खींच सकता। ये ऐसे जैसे गुब्बारा है, इसे कितना ही खींचो ये ऊपर ही जाएगा। देखो ये गुब्बारा ऐसे है समण शब्द। तो कोई भी ये कहे कि समण तो ऐसे वैसे, समण शब्द ऊंचे होते हैं, समण बम्मल से ऊंचे होते हैं, उनके बाप होते हैं समण, क्योंकि वो देश के यहाँ के पुराने लोग हैं। ये आप कह दोगे, पर कास्ट में हार जाओगे आप। कास्ट में हार जाओगे, संगठन में हार जाओगे, धर्म में हार जाओगे, क्योंकि हर धर्म के मालिक वो हैं। जितना भी धर्म है उसका मालिक कौन है, ब्राह्मण है। तो आप हार जाओगे उसमें। आपको 2 मिनट में कह देगा तुझे क्या पता, हम जानते हैं, तू जानता है कुछ नहीं, पर आपको ऊपर नहीं आने देगा वो। इसलिए वहां मत लड़ो जहां हारने की गारंटी है, वहां लड़ो जहां जीतने की गारंटी है।
तो बेशक ये मत कहो कि हमारा संघ समर संघ, पर ये जरूर कहो कि मैं समण हूं। आप समण संघ में काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ये कहो कि मैं समण हूं और अपने परिवार में कहो कि हम समण हैं, जीत जाओगे। यहाँ ये 10 नाम दिए हैं जो यहाँ के कार्यपालक के रूप में शुरू में आपको समण के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। इसमें डीआर वर्मा सर हैं, बीएल चोंडा सर हैं, डीपी चंदोलिया सर हैं, बलिराम सर हैं, पूर्णमल सर हैं, रोहितास सर हैं, चंद्रदास सर हैं, राजेंद्र गुरावा सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, इंद्र सिंह जाटव सर हैं। 10 के 10 लोग हैं यहाँ। ये लोग जो आज जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाने में अपनी सहभागिता निभाई, वो सारे लोग, तो ये 10 लोग हैं। अगर ये 10 लोग यहाँ का कार्यभार संभालें, क्योंकि ये डेली का प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ कुछ लोगों को कार्यपालक के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर कार्यपालक नहीं रहेंगे, यहाँ कार्य का पालन करने के लिए नहीं रहेंगे, तो ये हम बता के चले जाएंगे। अगर ये रिपीट नहीं होगा तो ये बढ़ नहीं पाएगा आगे। तो कोई किताब देनी है, कोई कुछ देना है, एक नाम और ऐड कर लो। और भी कोई अपना नाम देना चाहे, करना कुछ नहीं है, ना कोई चंदा देना है, ना पैसा इकट्ठा करना है, ना किसी को कहीं लेके जाना है। सिर्फ जानकारी को आगे बढ़ाना है, अपनी जानकारी बढ़ानी है, जानकारी को आगे बढ़ाना है, ये काम करना है और समण का प्रचार करना है। ये 11 नाम हो गए, ये यहाँ के कार्यपालक रहेंगे और धीरे ये बढ़ते चले जाएंगे टीम के रूप में। और पूरे देश में बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं और समण का प्रमोशन बहुत ज्यादा है। और किसी का कोई सवाल?